महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची 2 दिवसाची लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात आढावा बैठक चालू आहे। आजच्या कार्यक्रमाप्रमाणे जवळजवळ वेळापत्रकाप्रमाणेच मतदारसंघ होत आहेत। बैठक बहुतेक आज रात्री 8, 8:30, 9 पर्यंत चालेल। आज सर्व कार्यक्रम पत्रिकेप्रमाणे आजचे मतदारसंघ संपतील, मग उद्या दिवसभर हाच कार्यक्रम पुढे चालू राहील। या बैठकीचा उद्देश महाविकास आघाडीच्या तर्फे आम्ही ही येणारी, आता कुठली निवडणूक पहिल्यांदा येईल ती काही सांगता येत नाही, पण वेळापत्रकाप्रमाणे तरी लोकसभा निवडणुकी वेळेवर होईल अशी अपेक्षा आहे। आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कधी होतील माहिती नाही, पण आत्ता महाविकास आघाडीच्या समोर शिंदे फडणवीस सरकार कुठल्याही निवडणुकीला सामोरं जायच्या परिस्थितीमध्ये नाही आहे, आणि त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळजवळ वर्ष, सव्वा वर्षापेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत, आणि त्या आणखी प्रलंबित राहतील। कारण आत्ताच काही मागे झालेल्या निवडणुकीचे निकाल पाहता आणि शिवसेनेच्या जे विभाजन झालेले आहे त्यामधले लोकांचा जो आक्रोश आहे तो पाहता आता कुठली निवडणूक फक्त लोकसभेची ही आपल्या घटनात्मक तरतुदीप्रमाणे मेमध्ये घ्यावी लागेल। त्यामुळे इतर कुठल्या निवडणुका कधी होतील काय सांगता येत नाही। विधानसभा लवकर होतील, लोकसभेबद्दल होतील किंवा वेळेवर होतील काय सांगता येत नाही। त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आज लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतोय। तर हा काही जागा वाटपाची मीटिंग नाही आहे, किंबहुना आमच्या मित्रपक्षांच्या बरोबर प्राथमिक बैठकसुद्धा झालेली नाही। एखादी बैठक झाली होती, पण आमची प्राथमिक आढावा बैठक झाल्याशिवाय पुढची बैठक होणार नाही। आणि त्यामुळं आज अतिशय सकारात्मक वातावरणामध्ये आम्ही ठराविक लोकांनाच बोलवलं होतं, पण भरपूर लोक आलेले आहेत प्रत्येक जिल्ह्यामधून आणि प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून। त्यातून एक विद्यमान परिस्थितीचा कुणी पक्ष सोडला आहे, कुणी बाजूला गेलेला आहे, समोरच्या शिवसेनेमध्ये जे विभाजन त्याचा तिथं काय परिणाम झालेला आहे याची सर्व माहिती, हा सर्व आढावा आम्ही तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाकडून आम्ही घेतोय। आणि अतिशय चांगली माहिती समोर येते, ताजी माहिती येते। गेल्या काही दिवसातल्या घडामोडी काय झाल्या त्याही आपल्यासमोर येत आहेत। आणि अर्थात कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की आम्हाला जास्तीत जास्त ठिकाणी काँग्रेस पक्षाला जागा मिळाव्या, ती स्वाभाविक आहे, प्रत्येक पक्षाकडून तशी मागणी होते। परंतु काही जरी झालं, जागा वाटपामध्ये जो काही अंतिम निर्णय होईल तो निवडणुकीच्या काही दिवस आधी होईल, परंतु आम्हाला या सर्वच्या सर्व जागा महाविकास आघाडीच्या वतीने जिंकायच्यात, आणि आम्हाला या सर्व ठिकाणी शिंदे फडणवीस सरकारचा पराभव करायचा आहे आणि महाराष्ट्रातून जातीवादी पक्षांना गाडून टाकायचं आहे। आणि या उद्देशाने या आमच्या बैठका चालू आहेत। पक्षाला मजबूत करायचं, अर्थात त्याचबरोबर अध्यक्ष सर्व कार्यकर्त्यांना दिक्षून सांगताय की तुम्ही संघटनेच्या ताकदीवर, संघटनेच्या तयारीवर देखील जोर द्या। फक्त तिकिटाची मागणी करणं किंवा ही जागा आपल्याला घ्या हे म्हणणं हा एक भाग झाला, परंतु त्याचबरोबर आपली ताकद कशी वाढेल, आपली संघटना कशी मजबूत होईल, जिथं संघटना मजबूत नाही तिथं मग दौऱ्याचा कार्यक्रम दिला जातोय की कशाप्रकारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे दौरे तिथं आखले जातील। आणि एकंदरीतच एक अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं ही आजची बैठक चाललेली आहे। ठराविक वेळ दिल्यामुळं फार गर्दी होत नाही, त्याच वेळेला ते लोक येत आहेत। आणि जिल्ह्यातले सगळे ज्येष्ठ नेते, जवळजवळ एखादा अपवाद एखाद्या व्यक्तीचा घरात लग्न आहे म्हणून सोडला तर बहुतेक निमंत्रणापैकी सगळेच्या सगळे स्थानिक जिल्ह्यातले नेते इथं बैठकीला आले। आणि आम्ही जे काही आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड आहे, मंडळ आहे, त्यातले बहुतेक सगळेजण आम्ही उपस्थित आहोत, आणि या वातावरणामध्ये ही बैठक चालू आहे। याबद्दल काही प्रश्न असतील तर begin, पण मला आणखी एकच मुद्दा आज या ठिकाणी माझ्याकडून घ्यायचा आहे, आपल्याला काही असेल तर आपण विचारा। आज संबंध देशामध्ये आणि बाहेरच्या देशामध्ये देखील आज महिला कुस्तीपटूंच्या बाबतीत जे काही चाललेलं आहे, भाजपच्या एका
नेत्याकडून एका खासदाराला ज्या प्रकारचं सर्वोच्च पातळीवरून संरक्षण दिलं जाते, त्यांच्या विरुद्ध 2-2 FIR दाखल झालेले असले, ते पण हायकोर्टाच्या आदेशावरून FIR दाखल झाले. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग हे भाजपच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाच्या जवळचे, अत्यंत राजकीयदृष्ट्या जवळचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यावर अनेक महिला कुस्तीपटूंनी थेट यौन शोषणाचे, सेक्शुअल हॅरॅसमेंटचे आरोप केलेले आहेत. अनेक दिवसापासून त्या महिला कुस्तीपटू, महिला पैलवान दिल्लीच्या जंतर मंतर विभागामध्ये त्या ठिकाणी धरणा देऊन बसलेले आहेत. त्या नवीन पार्लमेंट सदनाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी पार्लमेंट हाऊसमध्ये जात असताना त्यांच्यावर दुर्गम असा लाठीचार्ज झाला. अगदी निर्दयीप्रमाणे त्यांना मारलं गेलं. आणि आज बऱ्याच ठिकाणाहून देशातून एक आक्रोश, मग बंगालमधून ममताजी असतील किंवा इतर ठिकाणी सर्व नेते मंडळी या प्रकाराबद्दल ब्रिजभूषण सिंग यांना त्यांच्या पदावरून ताबडतोब मुक्त केलं पाहिजे आणि त्यांच्यावर पॉक्सो कायद्याप्रमाणे ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करतात. पण दुर्दैवानं काही घटक आहेत, विशेषतः महिलांच्या सबलीकरणाकरता खूप आग्रही भूमिका घेणारे भाजपचे नेते आणि भाजपच्या महिला नेतृत्व सगळे शांत आहे, आज काही बोलायला तयार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अगदी न ऐकल्यासारखं करतायत. ते काही छिटपूट घटना घडली तरी ते ट्विट लगेच ताबडतोब करण्यात ते प्रसिद्ध आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टीवरही ते कॉमेंट करतात, त्यांच्या कार्यालयातून ट्विट केलं जातं. पण एवढी मोठी देशात घटना घडती आहे, त्यातून भारताची प्रचंड मोठी बदनामी होती आहे, तरी पण भारताचे पंतप्रधान या गोष्टीकडे एक चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत. ते त्यांच्या पक्षाच्या खासदाराच्या विरोधी काही कामगिरी करायला तयार नाहीत. त्यांना पक्षातून चौकशी पूर्ण होतोपर्यंत निलंबित करायला देखील तयार नाहीत. आणि त्यामुळं कदाचित हे या पदावरच राहिले तर आपलं मग स्पोर्ट्स करिअर धोक्यात येईल, म्हणून कदाचित काही त्याच्या विरोधातले साक्षी देखील पुढे येणार नाहीत. अशी परिस्थिती असल्यामुळं आम्ही या भाजपच्या महिला नेते मंडळींचा असतील किंवा जे बॉलिवूडमधले महिला मंडळी आहेत त्यांना विनंती करतो की तुम्ही निदान या महिला कुस्तीपटूंच्या बाजूने काहीतरी बोलून काहीतरी त्यामध्ये बाजू घ्यायची प्रयत्न करा. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर या घटनेचा तीव्र आम्ही निषेध करतो आणि स्वतः पंतप्रधानांना या ठिकाणी आवाहन करतो की तो पण या गोष्टीवर आपण काहीतरी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. तुम्ही आता न बोलून तुमच्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जे अध्यक्ष आहेत, तुमचे भाजपचे खासदार आहेत ब्रिजभूषण शरण सिंग, यांच्या बाजूने तुम्ही उभे आहात हे सगळा देश पाहतोय आता. आणि त्याबद्दल आज देशामध्ये जर भाजपच्या नेत्यांनी, पंतप्रधानांनी, विशेषतः RSSच्या नेते मंडळींनी याबद्दल काही भूमिका घेतली नाही तर ते या अशा कृत्याला, पॉक्सो कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या आपल्या भाजपच्या एका नेत्याला ते संरक्षण देत आहेत, त्याची पाठराखण करतायत. हा एक संदेश आज देशात स्पष्टपणे चालतोय. आणि त्यामधून काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही या सगळ्या घटनेचा आणि भाजपच्या नेतृत्वाचा तीव्र निषेध करतोय. आपल्याला काही नाही, माझी सर्व क्रीडापटूंना, फिल्म जगतातल्या सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना, अगदी कला क्षेत्रातल्या नेत्यांना, अभिनेत्यांना सगळ्यांना विनंती आहे की आपण या केसमध्ये जे घडलं आहे त्यामध्ये आपण राजकीय भूमिका यामध्ये घेऊ नका. भाजपचं नेतृत्व त्यांच्या एका खासदाराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करते, पण हा पॉक्सो कायद्याचं गंभीर उल्लंघन झालेलं आहे. त्या महिला क्रीडापटूंनी खरं म्हणजे अशा बाबतीत कोणी तक्रारच मुळात करत नाही, तरी धाडसानं तक्रार केलेली आहे. तरी जे या प्रकरणामध्ये गप्प बसतील, चूप बसतील, ते प्रत्यक्षपणे त्या आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांना पाठिंबा देत आहेत आणि महिला क्रीडापटूंच्या विरोधात ती भूमिका घेत आहेत हे स्पष्ट आहे. आमचा स्पष्ट आरोप आहे जो या बाबतीमध्ये काही भूमिका घेणार नाही त्याच्यावर.
मराठी बाद में हिंदी में बात करेंगे। मराठी फिर बाद में हिंदी। जागा वाटप संदर्भात आता मागच्या वेळेला काँग्रेसने ज्या जागा लढवल्या होत्या त्यातल्या काही जागा आता सोडाव्या लागतील कारण तीन पक्ष तुम्ही एकत्र येत आहे, तर काँग्रेसने ती काही तयारी ठेवली आहे? आजची बैठक ही जागा वाटपाची बैठक नाही. आजची बैठक ही आढावा बैठक आहे. आम्ही सर्व 48 मतदारसंघाचा आढावा घेतोय. तिथली विद्यमान परिस्थिती काय आहे, सद्य परिस्थिती कोण कोण आहे कोण कोण नाही, पक्षाची ताकद वाढलेली आहे का कमी झालेली आहे. आज भारत जोडो यात्रा राहुल गांधीचे त्याचा तुमच्या मतदारसंघावर काय परिणाम झालेला आहे, कर्नाटकच्या विजयामुळं काही तिथं परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे का, अशा प्रकारची माहिती लोक देत आहेत. आणि आता ही फक्त स्ट्रिक्टली आढावा बैठक आहे, ही जागा वाटपाची बैठक नाही. अर्थात स्वाभाविकपणे स्थानिक कार्यकर्ते जागा मागतायत की ही जागा आपल्याकडे ठेवा, ती जागा ठेवा, तो त्यांचा अधिकार आहे, ते त्यांनी काही पण ही आढावा बैठक आहे. आपण लक्षात घ्या, ही जागा वाटपाची बैठक नाही, ही तीन पक्षाची बैठक नाही, ही फक्त काँग्रेस पक्षाची अंतर्गत आढावा बैठक आहे. बैठक नाही असं तुम्ही म्हणताय, पण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही जागांमध्ये काँग्रेसचा इंटरेस्ट आहे आणि अशा ठिकाणी राष्ट्रवादी जागा सोडेल की नाही अशी साशंकता आहे. त्यावेळी कॉम्प्रोमाइज करण्याचं सूत्र नक्की कसं असेल? आता ते आता पुढचा टप्पा आहेच ना. ही 2 दिवसाची आढावा बैठक झाली की नंतर आम्ही काही जण पार्लमेंटरी बोर्डचे म्हणजे आम्ही त्याचं विश्लेषण करणार आहे. त्यानंतर एक जवळजवळ राज्यभराचा दौरा ठरेल. ते आता अध्यक्ष ठरवतात की दौरा कसा होईल. आणि अजूनही लोकसभा इलेक्शनला 1 वर्ष अवकाश आहे. त्यामुळे आत्ता लगेच जागा ठरवून वाटणी होईल असं नाही आहे. पण त्यामुळं आधी आम्ही आमचा एक्सरसाइज पूर्ण करू द्या. त्यानंतर 3 पक्षाची बैठक कशा प्रकारे कुठे कधी होईल याचं ठरेल आणि त्यानंतर मग आपण त्याची चर्चा होईल ती. आणि त्यामध्ये काही जागाचं स्पष्टपणे क्लिअरली त्या ठरतील आणि काही जागांमध्ये चर्चा करावी लागेल. हे नेहमी होतं, आत्ता असं नाही आहे. फक्त एकच आपण म्हटलं की आत्तापर्यंत आम्ही 2 पक्षाची वाटणी होत असेल तर 3 पक्षाची आहे. आणि शिवसेनेमध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्याची पण विश्लेषण चालू आहे की काय तिथली स्थानिक परिस्थिती आहे. नाही, आघाडीबद्दल सर्व सकारात्मक आहेत, त्यामध्ये काही हे नाही. अर्थात काही लोक सांगतात आम्हाला की जर नाही झालं तर काय करायचं, पण ते आता जर तरच्या आता स्थानिक कार्यकर्त्यांना ते बोलायचा अधिकार आहे. पण आत्ता हे सर्वसाधारण मत हे महाविकास आघाडी करून लढावं आणि आपण जिंकून यावं अशा प्रकारचं मत आहे. आता आपण कॅम्पेन कशा प्रकारे करायची हा प्रश्न विचारला आहे. मला वाटतं कॅम्पेन करायची स्ट्रॅटेजी मग त्याबद्दल आमचा जाहीरनामा, कर्नाटकमध्ये सरकारने काही 5 गॅरंटी दिल्या होत्या त्याचाही फायदा झाला. कर्नाटकमध्ये 40% भ्रष्टाचार 40% कमिशन घेतलं जाते हा एक मुद्दा तिथं. इथं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आज मितीला आम्ही जे ऐकतोय आणि विचारतोय प्रत्येकाला की तुमच्या मतदारसंघातले प्रमुख मुद्दे काय आहेत आणि एकंदरीत ज्या घटना घडल्यात त्याबद्दल तुमचं मत काय. तर सर्वसाधारणपणे स्थानिक कार्यकर्त्यांचं असं मत आहे की ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदेनी हे सरकार स्थापन केलं, ज्या प्रकारे शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसल्या त्यामुळे लोक प्रचंड नाराज आहेत आणि ही गद्दारी आहे अशा प्रकारचं त्यांच्या पक्षामध्ये जे शिवसैनिक आहेत त्यांचं मत आहे असं आमच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. तर वस्तुस्थिती काय ते आमचा आकलन करतात. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न लोकांच्या समोर काय असेल तर तो शेतीमालाचा आहे. नाशिक भागामध्ये कांद्याचा प्रश्न आहे, काही ठिकाणी कापसाचा प्रश्न आहे. आज धुळे भागामध्ये नरेंद्र मोदींनी धुळे जळगावमध्ये तुमच्या ते टेक्स्टाईल पार्क सुरू करतो वगैरे काही काही आश्वासनं दिली होती. तुम्ही जे कपडे घालतोय मी ते इथंच तुमच्या इथल्या कापसाचे कपडे आहेत वगैरे आश्वासन निवडणुकीमध्ये दिली होती. ती सगळी आठवण आता लोक आठवत आहेत आणि नरेंद्र मोदींच्या आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना त्या आठवण करून देत आहेत. अर्थातच मुद्दे जे असतील ते जाहीरनाम्यामध्ये ते ठरतील, परंतु लोकांच्यामध्ये प्रचंड मोठा आक्रोश आहे. महागाईमुळं, बेरोजगारीमुळं, शेतीमालाच्या किमतीमुळं आणि त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे. शेतकऱ्यांना जी काही आश्वासन दिली होती त्या कुठलंही आश्वासन पूर्ण झालं नाही ह्याचा आक्रोश शेतकऱ्यांच्या मध्ये आहे. आणि आता या सरकारच्या आश्वासनावर भूलथापावर विश्वास ठेवायची काही गरज नाही. आपण विश्वास ठेवून चूक केलेली आहे अशी भावना आज ज्या लोकांनी मागच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला मतं दिली
ते लोक देखील उघडपणे बोलत आहेत. काँग्रेस पक्ष जेव्हा जागा वाटपाची चर्चा करतोय तेव्हा तुम्ही क्रायटेरिया 2019 ची विधानसभा 2019 अजून जागा वाटपाची चर्चा झालेली नाही. आम्ही करू ना. आमचाही पहिला टप्पा आता चाललेला आढावा बैठक आहे. त्यानंतर आमची बैठक होणार आहे. त्यानंतर काही जिल्ह्यामध्ये आमचे दौरे होतील. त्यानंतर आमचं सूत्र ठरेल. पण आता पहिल्यांदाच आपण 3 पक्षाची आघाडी करतोय. तर त्यामुळे आता 2 पक्ष इतकी सोपी राहणार नाही, ही गोष्ट निश्चितच आहे. पण काय झालं की भाजपने जनसामान्यांचा विकास करणं किंवा जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये त्यांना संपूर्ण अपयश आलेलं आहे. त्यांना आता स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळं मोठ्या मोठ्या इव्हेंट करणं, छोट्या छोट्या कार्यक्रमाचे मोठे इव्हेंट करणं, प्रचंड मोठी जाहिरातबाजी करणं आणि लोकांचं लक्ष विचलित करणं, जे त्यांच्या पोटा पाण्याचे प्रश्न आहेत त्यापासून विचलित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चाललेले आहेत. त्यातून काही फरक पडणार नाही. आता मोहन भागवत काय म्हणतात त्यामध्ये काय फार म्हणण्याची काही गरज नाही आहे. मला नरेंद्र मोदींना आणि भाजपच्या नेतृत्वाला, राजकीय नेतृत्वाला जे लोकांनी निवडून दिलेलं आहे त्यांना माझा प्रश्न आहे की तुमचं या हिंदू राष्ट्राबद्दल तुमचं काय मत आहे. मोहन भागवतांच्या मताशी तुम्ही सहमत आहात का? त्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. मैं हिंदी में पहले शुरू एक बात कह दूं क्या 2 मिनट. देखिए, आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आरंभ हुई है. इसमें हम सभी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का हम जायजा ले रहे हैं. ये एक रिव्यू मीटिंग है. हमने हर एक जिले से, हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे शीर्ष जिला लेवल के, जिला स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया है और उनसे उनके लोकसभा क्षेत्र की और उनके जिले की परिस्थिति के बारे में हम जायजा ले रहे हैं. ये एक प्रिलिमिनरी बैठक है. इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग बैठ के इसका एनालिसिस करेंगे. उसके बाद कुछ दौरे होंगे उस जिलों में और उसके बाद फिर हम 3 दल बैठ के हम जो सीट डिवीजन की बात है उसकी बात करेंगे. तो आज की जो बैठक है वो जगह का बंटवारा, कौन सा सीटें किसकी जाएगी, इसके बारे में नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा आग्रहपूर्ण, ये सिर्फ 48 लोकसभा सीटों की हमारी पार्टी की स्थिति का जायजा लेने की बैठक है. 2 दिन की बैठक है. आज 24 कॉन्स्टिट्यूंसी से हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे समय से ये बैठक चल रही है. शायद रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चलेगी और कल आधी सीटों की चर्चा कल होंगी. तो ये एक सिर्फ जायजा बैठक है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, हर एक ज़िले के लोग आकर अपने ज़िले की राजनीतिक परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं, बता रहे हैं और रिव्यू ले रहे हैं. वहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात कर रहे हैं. साथ ही में थोड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं. लेकिन आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ लोकसभा की बात करने का है. लेकिन चर्चा जरूर हो रही है क्योंकि हम किसी को रोक तो नहीं सकते. लेकिन हमारे पूरे ज़िले के नेतागण आए हैं और हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सारे करीब सभी नेतागण उपस्थित है. बहुत ही सीरियस वातावरण में, सकारात्मक वातावरण में चर्चा हो रही है और मुद्दे भी सामने आ रहे हैं कि आपके ज़िले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. 2-3 बात उभर कर साथ में आई हैं. हर एक ज़िले की अलग अलग परिस्थिति है. लेकिन जो कॉमन चीज़ें सामने आई है, जो 2-3 चीज़ें हैं कि लोग जिन्होंने भाजपा को लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में, 2 चुनाव में समर्थन दिया था, वो उनके साथ धोखा हुआ है. इस तरह की भावना लोगों में है. साथ ही में महाराष्ट्र से जिस तरह से सत्तांतर किया गया, जिस तरह से घोड़ा बाजार करके सरकार गिराई गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई और एक शिंदे फडणवीस की सरकार यहाँ बनी है, उस पर एक गद्दारी की भावना है, ऐसे लोगों का मानना है. और साथ ही में किसानों के मुद्दे बहुत अहम है. नासिक धुले रीजन में कपास की बात हो या प्याज की बात हो, जिस तरह से गवार जो फली है उसकी जो बात है, मतलब सारी जो कृषि उपज की जो दाम है उसके चलते
किसानों के दिल में बहुत भारी आक्रोश है, ये लोग बता रहे हैं, और उसके कारण आज कोई भी भाजपाई इस आक्रोश का मुकाबला नहीं कर सकेगा, ऐसा जमीनी वातावरण हमारे कार्यकर्ता हमें बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमारे कार्यकर्ता थोड़ी सी अपनी बात जरूर कहेंगे, तो लेकिन एक बहुत अच्छे सकारात्मक वातावरण में चर्चा हो रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और ये सिर्फ जायजा बैठक है, ये जगह का बंटवारा करने की बैठक नहीं है। तो कोई ये बात नहीं, यहाँ कोई फैसला नहीं हो रहा है कि कौन सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, उसकी चर्चा आगे चल के होगी। सिर्फ ये जायजा बैठक थी, इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो। दूसरा एक और मुद्दा मैंने मराठी में जो बताया था बताऊंगा कि देखिए, देश में एक बहुत भारी मुद्दा सामने आया है जिसे भाजपा की केंद्र सरकार अनदेखा कर रही है। जो हमारे महिला पहलवान हैं, जो पिछले कई महीनों से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, रेसलिंग फेडरेशन के इंडिया के अध्यक्ष जो है, भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनकी ओर से, निजी ओर से, व्यक्तिगत रूप से जो यौन शोषण का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, पॉक्सको कानून का उल्लंघन होने का जो मामला है, उसके लिए ये सब महिला पहलवान है जो दिल्ली के इंडिया गेट और दिल्ली के जंतर मंतर वहाँ पे धरने पे बैठी है। और देश के कई सारे संगठन, आज किसान संगठन जो है वो उनके समर्थन में उतरा है। कई जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके नेतागण वो उतरे हैं और कई नहीं उतरे, क्योंकि आज एक बात स्पष्ट है कि स्वयं प्रधानमंत्री एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन के इंडिया के अध्यक्ष भी है, उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। प्रधानमंत्री इतनी गंभीर घटना पे अभी तक एक शब्द की उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, और इसका मतलब है कि उनकी जो चुप्पी है, इसका साफ मतलब ये है कि वो अपने दल के सांसद को बचाना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से शायद उनके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण सांसद हो सकते हैं, लेकिन वह एक गुनहगार है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर की जांच हो ऐसे कोर्ट ने आदेश दिए हैं, और देश की कई सारी संगठनाएं, कई सारी महिला संगठनाएं, कई सारी खेल प्रेमी संगठनाएं उनके समर्थन में उतरी है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका निषेध कर चुकी है, और मैं पुनः एक बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दुर्व्यवहार के कारण मैं उनका तीव्र शब्दों से निषेध करता हूं। और मैं साथ ही में अपील करता हूं, जो भाजपा की महिला जो इकाई है उस पर कोई स्पष्ट रूप से कोई इस पर कोई टिप्पणी करे, महिला खिलाड़ियों के पक्ष में उतरे। आज मैं शायद एक भाजपा की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कुछ इसके बारे में टिप्पणी की है, लेकिन मैं बॉलीवुड के भी कलाकारों को मैं अपील करता हूं कि आप मानवता के दृष्टिकोण से इस मुद्दे पे कोई भूमिका लीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री का समर्थन करना है, इस अत्याचारी का समर्थन करना है, तो अवश्य कीजिए, आपका वो अधिकार है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर आप इससे पीड़ित है, व्यथित है, तो आप जाहिर तौर पे इस घटना की निंदा कीजिए। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण किशोर सिंह, जो भाजपा के सांसद है, उनका इस्तीफा लीजिए इस पद पे, और उन पे पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉक्सको एक्ट जो 2012 का एक्ट है उसके तहत होनी चाहिए। आईपीसी के जो है धारा 354, 354A, 354D के तहत इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए पॉक्सको कानून के अंदर, ऐसी हमारी मांग है। और हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हम पूरी तरह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। चौहान साहब, ये मामला 1 महीने ज़्यादा से चल रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से अब इसका विरोध कर रही है, अगर उसी समय पर इसका विरोध उस तरीके से किया जाता तो
कुछ ना कुछ जो एक सॉल्यूशन निकल कर आ सकता था। देखिए, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने घटना घटते ही कुछ दिनों ही राष्ट्रीय स्तर पे इस पे अपनी टिप्पणी करके जाहिर की, अपनी मंशा जाहिर की है। देखिए, ये मामला कई दिनों से चलता आ रहा है, तो ये हमारी लड़ाई भी चलती रहेगी। आज भी हम बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और हम ये भी अधोरेखित करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने सांसद का समर्थन दे रहे हैं अपनी चुप्पी के कारण। 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती थी लोकसभा में, तो अघाड़ी की मीटिंग में किस तरह से आप ज्यादा सीटों के लिए अपनी जो दावेदारी पेश करेंगे? और उससे एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि क्या कांग्रेस को ये डर लगा है कि अघाड़ी में ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, इसी के लिए प्लान बी के तहत 48 सीटों की तैयारी? नहीं, देखिए, तैयारी नहीं, ये जो चुनावी लड़ाई होगी वो भाजपा और शिंदे गुट के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की होगी। अगर महाविकास आघाड़ी को अगर जिताना है तो महाविकास आघाड़ी के जो 3 जो घटक दल है उन्हें सबको अपनी अपनी ताकत वहाँ पे पेश करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमारी ताकत कहीं कम है तो हमको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि महाविकास आघाड़ी का जो भी प्रत्याशी हो उसे ज़्यादा वोट मिले और वो भारी वोटों से जीते। तो ये जो तैयारी चल रही है, कोई प्लान बी वगैरह की कोई आप बात ना करें। हम जायज़ा ले रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी कितने पानी में है। क्या हम सिर्फ खाली यहाँ आकर कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ज़मीनी भी कुछ हालत हमारी ठीक है? क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि 2019 का चुनावी नतीजा हमारे सामने है, तो उससे हम कैसे अपनी स्थिति सुधारेंगे उसकी हमारी कोशिश चल रही है। देखिए, इंटरनल सर्वे तो होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं, जिला स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं। तो हमारा जायजा तो है, उसके सर्वे के अनुसार हम अपनी बात रखेंगे जब हम तीनों दल साथ में बैठेंगे, उसको भी समय है। सर, आपने कहा अब तक जितनी बातचीत हो पाई नेताओं से, कितने पानी में कांग्रेस इस समय है, कितने सीटों पर, प्लीज वो बताइए। दूसरा, उन सीटों पर जिसका अब तक जायजा ले चुके एनसीपी और शिवसेना, ठाकरे सेना की क्या स्थिति है? देखिए, हम अपनी पार्टी का जायजा ले रहे हैं। अगर कोई बताना चाहता है और स्थिति तो हम जरूर सुन रहे हैं। आपने कहावत को लिटरली ले लिया। नहीं, देखो, हम अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ झड़ के नहीं बात करेंगे, उनको हम मौलिकरण करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। उनको डांट के बात अध्यक्ष साहब कर रहे हैं कि देखो आपका संगठन कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपकी परिस्थिति किसी चुनाव में कैसी है, वो तो पूछ रहे हो, तो हमारा अधिकार है पूछने का। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या महाविकास आघाड़ी की जो भी फैसला होगा उस उम्मीदवार को जिताने की परिस्थिति में है कि हमारी उसको मदद होगी कि नहीं। जो भी जीतेंगे हम। तो अब ये बंटवारे की बात नहीं है, ये हम कहाँ पे है, हमारी क्या परिस्थिति है, उसकी हम उसका जायजा ले रहे हैं। तो अब उसका स्पिरिट समझे इस आज की बैठक का। तो 2 दिन की बैठक है और आज आधी बैठक हो चुकी है, आधी सीटों का हमने जायजा लिया है। बाकी आज तक 8-9 बजे तक बैठक आज के खत्म हो जाएगी, आज के कार्यक्रम के अनुसार, और कल पूरा दिन बैठक चलेगी। बंटवारे की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब 3 पार्टियां आ गई हैं, पहले 2 थी गठबंधन में, आप लोगों की मांग क्या होगी कि तीनों पार्टियों को बराबर सीट दिया जाए लड़ने की, या क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी सीटों के बंटवारे की बात, सीरियस बात जो होती है, जो अंतिम फैसले पे आ रही, वो शुरू ही नहीं हुई है। जब तक हम अपनी स्थिति का जायजा नहीं लेंगे तब तक अपनी बात हम कैसे रखेंगे। तो ये मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत कुतूहल कि कौन कितनी ज़्यादा लड़ेगा, कम लड़ेगा, ज़्यादा लड़ेगा, एक सीट आपकी थी, ये सब ठीक है। लेकिन हम आज के एक्सरसाइज के बारे में मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि हम अपना जायजा ले रहे हैं, और इसके बाद में जब ये मीटिंग खत्म होगी तब हम सब जो हमने जो बातें सुनी है उसका हम विश्लेषण करेंगे। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग बैठेंगे, आपस में बैठेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ दौरे होंगे, ग्राउंड ट्रूथिंग जिसको बोलते हैं, कि वहाँ जाके हमने यहाँ तो सुन लिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कि क्या असल में यही हालत है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सब प्रोग्राम हमारा तय है। उसके बाद शायद हम साथ में 3 दल बैठे। देखिए, सीटों के बंटवारे के बारे में
अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बात पूछिए, बात कोई मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। असेसमेंट की अगर हम देखें तो अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स है कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस को वो टाइम पे वोट नहीं दिया था। तो अभी ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज हुई है इतने साल में, महाविकास आघाड़ी की वजह से भी हो सकता है, पर जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल कांग्रेस वोटर्स है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी कि वापस वो आके कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि डिवीजन बहुत हुआ था लास्ट टाइम। देखिए, हमारे कई सारे कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स हमको छोड़ के 2014 और 19 में छोड़ के गए थे, वास्तव है। हमारी वोट परसेंटेज कम हुआ था। हाँ, लोकसभा में देखें तो दोनों चुनाव में कांग्रेस के 19% वोट थे, तो मतलब थोड़े से बढ़े थे 19 में, लेकिन सिर्फ 19% थे, जबकि कांग्रेस का जनाधार पहले बहुत काफ़ी बड़ा जनाधार रहा है। तो ये साफ बात है जो आपने कहा कि दोनों चुनाव में शायद कुछ हमारे ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स हमें छोड़ के गए थे। अब 2-3 बातें आज की बैठक में सामने आ रही है। एक तो ये है कि जो लोग हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, बातें मैं उसको बता रहा हूँ आपको, कि जिन लोगों ने भाजपा को 14 और 19 में वोट दिया था, उन लोग अब पछता रहे हैं। विशेषकर जो किसान है वो बहुत ही आक्रोशित है। जिस तरह से कृषि उपज की कीमतों के बारे में, प्याज की बात हो या कपास की बात हो या गवार की बात हो, नासिक धुले जिले की बात हो, प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे जलगांव धुले में कि आपके यहाँ मैं टेक्सटाइल पार्क बनाऊंगा, ये जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ ये आपके यहाँ पे बना हुआ कॉटन है, वगैरह बड़ी बड़ी बातें की थी। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। विशेषतः किसानों को किया हुआ कोई भी वादा, चाहे आमदनी दुगनी करने का वादा हो, कुछ भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। तो एक तो किसान वर्ग है बहुत ही आक्रोशित है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, जैसे गैस सिलेंडर की दाम की बात हो या और बातें हों, टैक्सेशन बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल की बातों का, खादों की कीमतों की बात हो, महंगाई, और तीसरा मुद्दा युवा में विशेषकर बेरोजगारी का। ये तीनों मुद्दों से लोग बहुत आक्रोशित हैं और लोग ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने गलती की, हम पछता रहे, हमने वोट दिया, अब नहीं देंगे वोट। और ये चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी बैठकें करें, चाहे रोड शो करें, अब हम नहीं वोट देने वाले। एक तो ये बात सामने आ रही है, क्योंकि जब हम ये पूछते हैं कि पिछले चुनाव में आपका प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हमारा क्यों नहीं अच्छा था, तो अब वो बदले कि हाँ लोग हमें छोड़ के गए थे, लेकिन वो सब वापस आ रहे हैं, फिर से लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। साथ ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तो पड़ा ही है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। और हाल ही में हुए कर्नाटक के चुनाव से भी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं, मोदी मैजिक खत्म होता दिख रहा है। और साथ ही में अगर हम मिल के जुट के काम करें, आपस में पैर खिंचाई किसी की ना करें, तो हम चुनाव जीत सकते हैं। एक आत्मविश्वास तो जरूर बढ़ा है। तो ये सब बातों नीचे से हमारे कार्यकर्ताओं से सामने आ रही है। एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ बैठक से। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लीजिए तीनों दलों में गठबंधन नहीं होता है, तो क्या इस बैठक में जो कार्यकर्ता आए हैं, जो जिला अध्यक्ष आए हैं, विधायक आए हैं, उनको स्वतंत्र रूप से तैयार रहने के लिए भी कहा जा रहा है? देखिए, आप क्यों हमारे महाविकास आघाड़ी तोड़ने में लगे हुए? आप में देखिए, ये महाविकास आघाड़ी जिस कुछ प्रिंसिपल्स पे बनी थी और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कोई बिखराव होने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, निगोशिएशंस होंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, बहुत आसान होंगे ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक एक सीट पे हर एक दल अपनी अपनी बात पे अड़ा रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन हमें चाहे कोई भी प्रत्याशी हो महाविकास आघाड़ी का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को देने की कोशिश करनी पड़ेगी। तीनों जो हमारे घटक दल है उनको मजबूत होना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत होने का हमारा ऐलान हम अपील करें अपने कार्यकर्ताओं से, वैसे मैं मानता हूं कि उद्धव जी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं और पवार साहब अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, उनकी भी बैठकें चल रही है। तो हमें तो अपने आप हर एक घटक दल को मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो महाविकास आघाड़ी जीतेगी। नहीं, ये ऐसे कोई बात नहीं हुई। ये तो क्लियर बात है कि हम जीतना चाहते हैं और ये बिल्कुल साफ बात है कि हम जीतेंगे, मिलके लड़ेंगे तो जीतेंगे।
फिल्म स्टार्स हैं, वो इनकम टैक्स की रेट्स की वजह से डर रहे हैं, रिहाना पे बात करते हैं, लेकिन भारत की जो महिला पहलवान है उन पर भी बात करते हैं, इनकम टैक्स का डर है। देखिए, अब ये उनको किस बात का डर है या उनको क्या पाना है सरकार की ओर से, मैं नहीं जानता। कोई अवार्ड मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हों, कोई किसी इंटरनेशनल टूर की उम्मीद लगाए बैठे हों, कोई ईडी सीबीआई एनआईए का डर के मारे डरे हों। लेकिन मैं अपील करता हूं हमारे सारे खिलाड़ियों से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे सारे बॉलीवुड को कलाकारों से मैं अपील करता हूं कि अपने कॉन्शियस की बात से बात करें, डर के बात मत करें। आप कम से कम न्याय होने की बात करने में तो कोई गलत बात नहीं है। क्या पॉक्सो कानून का उल्लंघन हुआ है? क्या उसके तहत कानून अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या आईपीसी के धारा 354 का उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या ब्रजभूषण किशोर शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दाखिल नहीं हुए? क्या एक नाबालिग कुश्ती पहलवान के पिताजी ने एफआईआर किया है पॉस्को कानून के खिलाफ? क्या उसको दबाया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री चुप्पी साधे इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं बोलेगा? क्या सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर्स होंगे या चाहे किसी और के होंगे, क्या सब चुप बैठे रहेंगे? इतना डर है क्या ईडी और सीबीआई का? मेरी अपील है कि आप जो कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है वो क्या कानून से ऊपर है? प्रधानमंत्री चुप्पे बैठे, इसका मतलब प्रधानमंत्री का उन पे आशीर्वाद है तो आप भी चुप बैठेंगे? हमारी अपील है कि आप अपने कॉन्शियस की बात सुने, और अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस व्यक्ति को उस पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर उस पद पे बैठेगा तो हो सकता है कि कोई गवाही ना दे जब केस चलेगा तब, और हो सकता है कि पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां पीछे लगे, मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है, इसलिए हम इसका निषेध कर रहे हैं। सर, कार्यकर्ता लेवलवर पार्टी मजबूत करण्याच्या गोष्टी करतात, पण सगळ्यात मोठा काँग्रेसचा प्रॉब्लेम कायम असतो तो म्हणजे इनफायटिंग अमंग्स द लीडर्स। मग त्या संदर्भात पण काही चर्चा वगैरे नाही, स्पेसिफिकली त्याबद्दल चर्चा झाली नाही, पण या बैठकीचा उद्देशच आहे की कार्यकर्त्यांना एकत्रितपणे बोलवले। 30-40 ज्येष्ठ नेते एका एका जिल्ह्यातले आलेले आहेत, आणि काही जर प्रश्न असेल ते सोडवण्याकरता आम्ही पुन्हा एकत्र बसणार आहोत। आणि नंतर अध्यक्षांनी जाहीर केलेलं आहे, तर ते आपल्याला कार्यक्रम देतील उद्या, की ते दौरे करणार आहेत आणि ज्याला ग्राउंड ट्रुथिंग म्हणतात, की इथं आपण सांगितलं की आमचे इतके आहे ते, पण खरेच रस्त्यावरती जाऊन सामान्य मतदारांना जेव्हा चर्चा करू विचारू त्यावेळेला काय परिस्थिती आहे ते आम्हाला कळेल। त्यामुळे दोन्ही बाजूनी आम्ही इथं चर्चा करतोय, पण ते विश्लेषण करणार आहे, नंतर दौरे करणार आहे। मी अजून त्याची काही माहिती घेतली नाही, पण मला डायरेक्टली काही माहिती नाही आहे। पण एक मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की जिथं संधी मिळेल तिथं मोठा उत्सव, मोठा कार्यक्रम, मोठा इव्हेंट, मोठी जाहिरातबाजी करायचा भाजपचा प्रयत्न चाललेला आहे। आणि त्यामध्ये नवीन नवीन कल्पना काढून नवीन नवीन उत्सव करायचे, नवीन नवीन कार्यक्रम करायचे। हे इव्हेंट मॅनेजमेंट ची जी लोक आहेत ते त्यांना पैसे देण्याचे त्यामध्ये एक भाग आहे। खारघरच्या घटनेमध्ये मला वाटतं इव्हेंट मॅनेजरला किती पैसे दिले ते आपण सगळ्यांनी आम्हाला माहिती दिली होती। त्यामुळे इव्हेंट करायचा कार्यक्रम चाललेला आहे। पण आता लोकांच्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्याकडे भाजपचं दुर्लक्ष आहे। भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या सरकारला प्रशासनामध्ये संपूर्णपणे अपयश आलेलं आहे, हे आता त्यातून अधोरेखित होत आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।